हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल SMKC। आज बात करने वाले हैं अदानी पावर के बारे में, क्योंकि इसका मंडे का मूव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पर 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखें ना, तो यहाँ पर है ना 150 के टॉप से उधर और नीचे आया है और लो एंड लो का पैटर्न बनाया जा रहा है। तो आगे जाके हमारी क्या मूवमेंट हो सकती है स्टॉक में, क्योंकि कई सारे इंटरडे ट्रेडर्स है ना इसी बात को लेके यहाँ पर चौके रहते हैं कि हम क्या करें। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमें स्टॉक में क्यों करना चाहिए, वो सारे रीजन जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरूर कहना चाहूंगा कि एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको जाननी चाहिए। किसी भी स्टॉक को है ना एनालाइज करने से पहले एक व्यू जानना चाहिए किसी भी बंदे का। तो आप है ना मेरा व्यू जान लीजिए। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये है ना, ये स्टॉक है ना, ये है ना अदानी, मतलब जो पावर है ना अपना, इसकी अपनी कोई लिमिटेशन है और अपना कोई बिजनेस है। कोई भी स्टॉक जो टॉप पर बैठा है या फिर मार्केट लीडर है ना, तो उसके अंदर कोई ना कोई यूनिक चीज तो होती ही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप मींस समथिंग वर्सेटाइल, और कुछ अलग हटके करने के बाद ही हमारा बिजनेस चलता है। तो अदानी पावर में जो वर्सेटाइल चीज है, जो यूनिक चीज है, जो मोनोपोलिस्टिक चीज है, वो है उसका सोलर पावर प्लांट। जो हम देखेंगे 40 वॉट की, मेगावाट की जो एनर्जी जनरेशन है वो सोलर पावर प्लांट से होती है। और उसके जो 40 मेगावाट के पावर प्लांट्स है ना, वो कई सारे जगहों पर बने हुए हैं विथ रिस्पेक्ट टू द कंपनी। और ये है ना एक मोनोपोली एंजॉय करती है, बिकॉज पहले तो ये है ना न्यू टेक्नोलॉजी है, और प्लस जो सोलर पावर में रहता है ना वो इतना नहीं रहता है। बट ये न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से, हैवी इन्वेस्टमेंट की वजह से ये एक मोनोपोलिस्टिक स्टॉक बन जाता है। मोनोपोलिस्टिक स्टॉक तो नहीं कह सकते, बट मोनोपोलिस्टिक बिजनेस बन जाता है। बिजनेस तो सोलर पावर का सब करते हैं, मतलब कई सारे स्टॉक्स करते हैं, बट इसके अंदर जो हमें अलग देखने को मिलता है ना, वो है उसका बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है। वो मतलब उसके अंदर क्या है कि पावर सेक्टर के जो भी एसेंशियल्स है ना, वो सारे एसेंशियल्स इसके पास पाए जाते हैं। कई सारे स्टॉक्स जो है वो अपना बिजनेस करने के लिए जो एसेंशियल्स लगते हैं वो अलग अलग जगह से लेते हैं या फिर आउटसोर्स कर देते हैं। पर ये स्टॉक ऐसा नहीं है, इसके पास जो भी चीजें हैं वो इसी के पास है और इसी की है, एंड दैट इज वाई द स्टॉक इज यूनिक। पर अगर हम इसके जो ग्रोथ की बात करें ना, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये जानना जरूरी होता है। पहले तो हम जानते हैं कि इसका प्रॉफिट बढ़े जा रहा है, बट अगर हम जाने ना तो इसका प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, बट जो इसका देखिए प्रॉफिट कहाँ से आता है। जो नेट प्रॉफिट रहता है ना, एग्रीगेट प्रॉफिट की नहीं, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, दो जगहों से आता है। एक तो इनकम से, जो कोर बिजनेस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पावर प्लांट का मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर एक पानी पूरी वाले का बिजनेस है, तो उसका बिजनेस क्या है कि वो पानी पूरी बेचता है, सेल करता है। तो उसको जो पानी पूरी बेचने से जो उसका कोर बिजनेस है, उधर से जो इनकम आती है ना, वो होती है उसकी कोर इनकम। और जो दूसरी होती है ना, वो अदर इनकम में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल उसने अपनी चेयर बेच दिया, या फिर अपनी लारी बेच दिया, या फिर कुछ और ऐसे ही बेच दिया, तो वो सारी अदर इनकम में आ जाती है। तो ये होता है कोर बिजनेस और ये होता है अदर इनकम। तो इस स्टॉक में है ना, इस स्टॉक में जो ये कंपनी है ना, इसकी अदर इनकम ज्यादा है, यानी थोड़ी मतलब बुरी बात नहीं है, पर एक थ्रेट में आ जाता है कि कंपनी का कोर बिजनेस कम है और उसकी जो अदर इनकम्स है वो ज्यादा है। अदर इनकम्स में क्या क्या होगा, उन्होंने फर्नीचर बेच दिया तो वो अदर इनकम में आ गया, या फिर उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की तो वो अदर इनकम में आ गया। तो ऐसे ही सब अदर इनकम में आते रहा। तो वही होता है कि अदर इनकम में ना ये सारी चीजें ऐड होती है, और ये कंपनी में ऐसा है। तो वो एक थ्रेट है, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। देखिए बात बहुत ज्यादा हो गई, पर हम चलते हैं इसके फर्स्ट डे चार्ट की तरफ। अगर हम आज के चार्ट के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि 1% की तेजी आई है, पर अगर हम शेयर्स के ऊपर नजर डालें तो हमें पता चलेगा कि 13 लाख के शेयर्स ट्रेड हुए हैं, और जो उसकी वैल्यू है वो होती है 1255 लाख करोड़। तो फिर इतने वैल्यू के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। और अगर डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें ना, तो यहाँ पर हमें डिलीवरी क्वांटिटी नहीं बता रहा है, पता नहीं NSE में क्या दिक्कत है, बट हम स्टिल कहीं और से मनी कंट्रोल से देख लेंगे। बट देखिए मैं यहाँ पर आपको जो बताया था वो यही है कि 40 मेगावाट सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट रहते हैं इनके। यानी है ना जो पावर परचेज, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एक बिजनेस है उसको पावर परचेज करना है, तो उन्होंने अदानी पावर को अपना एक बनाया कि हाँ इनसे खरीदना है, तो उनके ना PPAs रहते हैं। तो PPAs पे साइन करने के लिए है ना जो पावर परचेज एग्रीमेंट रहता है ना, वो एग्रीमेंट उनके उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। एंड दिस इज द यूनिक पॉलिसी दैट ओनली अदानी पावर शेयर गिव्स, अदानी पावर बिजनेस गिव्स टू इट्स क्लाइंट्स। सेकेंडली अगर हम बात करें, ऐसी ही कमर्शियल एक्टिविटीज में होता है। अगर हम देखें तो BSE और NSE दोनों पर लिस्टेड है। एक बार क्विकली ना इसकी वेबसाइट भी चेक कर लेते हैं। फिलहाल ये लोड होने में टाइम ले रहा है, वीडियो को पॉज करके आगे जाएंगे।
ओके तो वो अदानी.com था और उसके अंदर अदानी पावर हमें सर्च करना था, ठीक है। वो पूरा अदानी ग्रुप की वेबसाइट थी, बट स्टिल हमें अब एक स्पेसिफिक स्टॉक से रिलेटेड देखना है। इसका PE 30 है जो 40 के नीचे है, जिसका मतलब इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है स्टॉक को बाय करके चलने की। ओनली बिकॉज PE जो 40 से नीचे रहता है ना, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने स्टॉक इन्वेस्टर्स को देता है। बिकॉज 40 से नीचे वाला PE हमें एक बताता है कि वो ओवर सोल्ड जोन पे है या फिर एक गुड वैल्यूएशन पर मिल रहा है, ओवर बॉट जोन पर तो जरा भी नहीं है। 40 से नीचे PE का मतलब ये होता है कि या तो वो ओवर सोल्ड जोन पे है, यानी बहुत ज्यादा उसके अंदर सेलिंग हो गई है, या फिर उसके अंदर सेलिंग हुई नहीं है और बाइंग ज्यादा नहीं हुई है और अभी ज्यादा बाइंग होने के चांसेस है, या फिर वो बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है और अभी ऊपर जाने की प्रिपरेशन कर रहा है। और अदानी पावर जैसा इनक्रेडिबल फ्यूचरिस्टिक स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो उसको रखने का है ना सीधा सिंपल रीजन है कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बाय करने की अपॉर्चुनिटी क्यों बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो एकदम अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ट्रेडिंग हुई थी और उसके बाद से इसके अंदर गिरावट आनी चालू हो गई है और इसने ऐसी गिरावट दी कि यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के ही दम लिया और फिर अभी वहां पर वो थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम दैट द स्टॉक इज गेटिंग। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर वॉल्यूम जरा भी नहीं है। इसके अंदर ऐसा ही है, इतने टाइम से बहुत कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है। अगर हम खाली वॉल्यूम की बात करें ना तो यहाँ पर हम देख लेंगे सीधा, यहाँ पर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम पे जूम कर लेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा, देखिए कितनी कम वॉल्यूम है। उसके पहले देखिए कितनी लंबी लंबी वॉल्यूम्स थी, तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता था और अब वॉल्यूम की कुछ भी कीमत नहीं रही है। अगर हम इसके कॉन्स की बात कर ले तो यहाँ पर हमें कॉन्स बता रहे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है, जो खैर वो हर एक पेनी स्टॉक में होता ही है, पर इसके डेटर डे हाई है और प्लेस्ड होल्डिंग ज्यादा है। तो अगर आपको इसको शेयर को अक्यूमुलेट करना है तो आपको वेट करना चाहिए डेटर डे और प्लेस्ड होल्डिंग को कम करते हुए रुकने की। पर अगर हम प्लेस्ड होल्डिंग की बात करें ना तो प्रमोटर्स का किस तरह से उन्होंने अपने प्रमोटर के प्लेस्ड होल्डिंग को टैकल किया है, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा डेटा पे नजर डालें तो हमें यहाँ पर दिखेगा कि ये 1 साल का टाइम पैटर्न है और टाइम फ्रेम है। यहाँ पर क्वार्टर का यहाँ पर दिया हुआ है एंड एवरी क्वार्टर अगर आप थोड़ा सा गौर करके देखोगे ना तो थोड़ी सी ही सही पर एवरी क्वार्टर बाई क्वार्टर इन्होंने अपनी प्लेस्ड होल्डिंग को छुड़ाया है, यानी इनके जो स्टॉक्स गिरवी पड़े थे उन्होंने उन स्टॉक्स को छुड़ाने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल होते हुए भी दिखे हैं। बट यहाँ पर अगर हम देखें ना तो प्रमोटर की अनप्लेस्ड होल्डिंग जो है ना वो है ना मतलब बहुत ही कम, यानी 0.51% से जो घट रही है। तो वो एक नेगेटिव और पॉजिटिव बात भी नहीं बता रहे क्योंकि नहीं ऐसा होता तो रेड में रखते, बट यहाँ पर उन्होंने नॉर्मल में रखा है, जिसका मतलब यही होता है कि वो ज्यादा मतलब बिजनेस को डुबा देने वाला काम भी नहीं कर रहे और बिजनेस को प्रमोट करने वाला भी काम नहीं कर रहे। अगर वो अपनी प्रमोटर्स की होल्डिंग को प्लेस्ड को कम कर रहे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि उनका जो उसके अंदर वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा कर रहे और कुछ नहीं कर रहे। और अगर इसके पीओस की बात करें ना तो यहाँ पर इनका मार्केट कैप दिया हुआ है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का यहाँ पर मार्केट कैप सबसे ज्यादा है विद अ मार्केट कैप ऑफ 1,20,000 अराउंड कैप CR। और उसके बाद आता है NTPC, फिर अदानी ट्रांसमिशन, फिर आता है JSW एनर्जी और फिर आता है अदानी पावर। तो अदानी पावर हमारे इस लिस्ट में सबसे नीचे आता है, बट अगर हम देखें ना तो वो PE वाइज थर्ड आता है, यानी इतनी बड़े मार्केट कैप होने के बाद भी सबसे कम की PE NTPC की है। फिर आता है पावर ग्रिड, यानी आपको अगर पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है स्विंग ट्रेड के लिए तो सबसे सस्ता है ना पावर ग्रिड और NTPC मिल रहा है, यानी इतने बड़े मार्केट कैप का लार्ज कैप स्टॉक्स आपको इतने सस्ते दाम पर मिल रहे हैं। तो फॉर स्विंग ट्रेड आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर दिस, बट आपको इसके अंदर फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स भी देखने पड़ेंगे। ऐसे किसी स्टॉक में PE देख के नहीं घुस जाना रहता है। PE तो एक जरिया रहता है कि स्टॉक को हम चुने, क्योंकि हजारों स्टॉक्स में से हमें कोई एक स्टॉक चुनना पड़ता है और स्विंग ट्रेड के लिए ऐसे ही हम PE देख के स्टॉक चुनते हैं, फिर बाद में हमें स्टॉक देखना पड़ता है कि क्या होता है। ओके तो यहाँ पर हम देख लेंगे इसका नेट वॉल्यूम, और वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पर 17 लाख का बता रहा है, जो NSE पर हमें नहीं बता रहा था इसीलिए हम यहाँ पर आ गए। और उसके पहले का वॉल्यूम देखें तो 16 लाख का बता रहा है और 1 वीक का 30 लाख है और 1 मंथ का 44 है, जिसका मतलब ये सीधा हमें दिखा रहा है
कि यहाँ पर आज और कल में ना वॉल्यूम भी कम हो गया है इस शेयर में। अब वो क्यों हुआ है वो यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे। ओनली बिकॉज यहाँ पर ना 90% लोग बाइंग की सलाह दे रहे हैं और 10% लोग सेलिंग की सलाह दे रहे हैं। पिछली बार जब मैंने चेक किया था तो अराउंड है ना 100% लोग बाइंग की सलाह दे रहे थे। अब उसमें से ना 10% लोग सेल पे चले गए, 1% लोग होल्ड पे चले गए। अब आई डोंट नो द रीजन, बट स्टिल वी कैन जस्ट एनालाइज दिस एज पर ओपन इंटरेस्ट डेटा एंड पीसीआर रेशियो suggesting Monday market will be in a huge height by huge opening and supported by all global indices and SGX Nifty is green by as much as you can. ओके, तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि मंडे के मार्केट में ना एक ह्यूज बाइंग हो सकती है ओनली बिकॉज ना इतने टाइम से जो मतलब नेट सेलिंग हो रही थी बिकॉज इतना कम वॉल्यूम है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, वॉल्यूम देख सकते हैं यहाँ पर 17 लाख का और 16 लाख का वॉल्यूम दिख रहा है। हाँ, 100% शेयर्स डिलीवरी में जा रहे हैं, पर अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम पे नजर डालो तो एक महीने का भी 44 है, फिर उसके बाद 30 हो गया, ग्रेजुअली 16 हो गया और फिर 17 हो गया। यानी आप समझ सकते हो ग्रेजुअली कितना इसके अंदर डिक्रीज देखने मिल रहा है। एक बार हम यहाँ पर एक बार पैटर्न भी बना लेते हैं। यहाँ पर एक डिक्रीज पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है एंड ओनली बिकॉज ऑफ दैट ये कह रहे हैं कि इतना जिन्होंने एक्यूमुलेशन किया है ना, अब जो लोग बचा रहे थे, देख रहे थे, इसे वॉच कर रहे थे, मंडे के मार्केट में वो सारे लोग भी आ जाएंगे। एंड ओनली बिकॉज SGX निफ्टी इज क्लोजिंग ग्रीन एंड जो ग्लोबल इंडेक्सेस है वो भी ग्रीन में है, तो आप यहाँ पर इसको एक्यूमुलेट कर लो। तो इन्होंने ये बताया था। सेकेंडली अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्होंने बताया था कि यू डिडंट अंडरस्टूड माई मैसेज, आई सेड ही विल गो बैंकरप्ट इफ ही थिंक्स इट विल रीच 27 to 30. नो डम विल प्रिडिक्ट 27 to 30 फॉर दिस. ईदर पर्सन विल नो नॉलेज और सम मेंटल प्रॉब्लम विद दस. यहाँ पर देखिए अब ये भाई साहब ये कह रहे हैं, सीधा सिंपल चीज यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखिए स्टॉक अभी चल रहा है 97 पे। अगर आप यहाँ पर इसका ट्रेंड देखो ना तो ऑलमोस्ट 95 to 96 पर चल रहा है और ये कह रहे हैं कि अगर ये नीचे चले जाता है मतलब 20 to 27 तक तो वो ऐसा कोई डम ही होगा। ओनली बिकॉज अगर वो समझता है कि इसका प्राइस आधा से आधा हो जाएगा यानी 20% हो जाएगा, 20% तक नीचे चल जाएगा यानी 100 रुपीज़ का यहाँ पर 27 रुपीज़ हो जाएगा, तो वो उसके लिए होने के लिए ना वो कंपनी को बैंकरप्ट होना पड़ेगा, तब जाके इतना नीचे हो जाएगा। आप समझ सकते हो कि क्या कहना चाहते हैं कि कंपनी बैंकरप्ट होगी ना तब जाके 2027 पर ट्रेड करेगा, ऐसे ही नहीं 2027 पे चले जाएगा विदाउट एनी रीजन। ओके, तो ये कह रहे हैं और यहाँ पर बता रहे कि फ्रॉम ट्यूसडे अपर सर्किट ऑनवर्ड टिल 130। ओके, तो ये बता रहे कि ट्यूसडे से अपर सर्किट लगेगा और 130 तक जब तक नहीं जाता है तब तक ये उधर ही रहेगा। अब ये इनके हिसाब से टारगेट दे रहे हैं, बट अगर आप मेरी मानिए, मेरी टारगेट सुनेंगे ना तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पर और एक एनालिसिस करना है जो आपको बताना ज़रूरी है एंड हमें जानना ज़रूरी है। आपको बताना तो नहीं, हमें जानना वीडियो में ज़रूरी है कि यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर इनके सेल्स जो है ना मार्च ईयर ऑन ईयर इनके सेल्स में हमें थोड़ी सी कमी दिख रही है। अभी इसका रीज़न आगे जानेंगे, बट उससे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्होंने सेल्स में तो थोड़ी सी कमी की है, बट अगर हम यहाँ पर देखें एक्सपेंसेस को कम कर दिया है जिसकी वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैलेंस हो गया। और अगर हम यहाँ पर देखें इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो 25% रखा है और अदर इनकम जो है इनकी ये बढ़ गई है। दैट इज वाई सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो अदर इनकम का है, अदर इनकम का ही खेल है। यहाँ पर अदर इनकम है ना इनकी करोड़ों में रहती है और करोड़ों में तो ऑब्वियसली रहेगी, बट 200, 500, 1000 करोड़ जितनी इनकी अदर एक्सपेंसेस आ ही जाती है और उसकी वजह से स्टॉक में है ना एक अपर मूवमेंट आ जाता है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो नेट प्रॉफिट पिछली बार इतना सेल्स हो जाने के बाद भी यहाँ पर नेट लॉस में था ओनली बिकॉज ऑफ ऑल द रीजंस लाइक दैट। बट अभी यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ये प्रॉफिट में निकल के आई है इतने सब चीज़ के बाद भी, पर वो क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द अदर इनकम एंड अदर इनकम फैक्टर मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही समझा दिया था एज फार एज आई नो। और सेकेंडली अगर हम बात करें इसके रिजर्व्स और बोरिंग्स की तो रिजर्व्स हमें यहाँ पर नेगेटिव में देखने को मिल रहे हैं और बोरिंग्स 52 करोड़ की देखने को मिल रही है, 52,000 करोड़ की देखने को मिल रही है। बोरिंग्स में कमी हुई है बट वो इतनी भी कमी नहीं हुई है, जितना हुआ है वो बढ़ ही गया है ग्रेजुअली ओनली बिकॉज 2018 का अगर आप देखोगे तो वो 46 था और फिर बाद में 55 का 52 हो गया। बट स्टिल ये एक 2 साल के क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे, 2 साल के ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखेंगे तो हमें बढ़ोतरी ही दिख रही है। इसका मतलब बोरिंग्स भी बढ़ी है, रिजर्व्स भी बहुत ही कम है और यहाँ पर हमें बाकी सारी चीज़ें भी नेगेटिव में दिख रही है। अगर हम इसके नेट कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो जो पिछली बार 917 करोड़ के पॉजिटिव में था वो इस बार ना यहाँ पर कम होके 828 करोड़ के लॉस में चल रहा है, यानी इन्हें 828 करोड़ भरने हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो नॉर्मल गया है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी उतनी गई है, बट अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी नज़र डालें तो फाइनेंशियल एक्टिविटी जो थी ना उसके अंदर गिरावट ज़्यादा हुई है। तो फिर आप क्यों करते हो?
वीडियो के स्टार्टिंग में हमने जाना कि किस तरह ये स्टॉक मोनोपोली गेम खेलता है एंड ऑल दैट स्टफ, बिकॉज ये स्टॉक के अंदर क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। फिर ग्रेजुअली मैं थोड़ा सा मतलब नेगेटिव और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलना चालू किया। मैंने आपको पहले तो आपको न्यूट्रल चीज़ें बताई, देन मैं नेगेटिव पे चले गया एंड देन हमने पूरे स्टॉक को एनालाइज किया। अब हम जानेंगे कि अगर मुझे स्टॉक में इन्वेस्ट करना रहता तो मैं कितना मनी करता। और पहली बात तो मुझे जानना है कि मैं इन्वेस्ट करता भी नहीं करता। और देखिए, अगर मेरे पास मतलब मुझे स्टॉक में या फिर पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करना रहता ना, तो सबसे पहले फ्रेश एंट्री के बारे में सलाह दे रहा हूँ, एक बार सुन लेना कि मैं है ना यहाँ पर बड़ी कंपनीज में करता। फॉर एग्जांपल अदानी ग्रीन। अभी अदानी ग्रीन का मुझे पता है कि क्या यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई है और यहाँ पर क्या क्या हुआ है, बट एक ही सेक्टर का स्टॉक है ना। अगर आप देखोगे अदानी पावर और अदानी ग्रीन सेम ही सेक्टर का है, बट स्टिल मैं अदानी ग्रीन को सिलेक्ट करता बिकॉज ऑफ इट्स कैपिटल वाइज। बट अगर मुझे हाई रिस्क और हाई रिटर्न चाहिए तो अब मैं अदानी पावर के साथ जा सकता हूँ। बट अगर मुझे नॉर्मल चाहिए ना, एक सेफेस्ट चाहिए तो अदानी ग्रीन। बट अगर मुझे पूरा पावर जनरेशन में ही चाहिए ना, तो यहाँ पर मैं एनटीपीसी को सिलेक्ट करता, ओनली बिकॉज ऑफ इट्स पी रेशियो इज़ वेरी लेस। एंड यहाँ पर देखोगे ना आप, तो उसका मतलब ग्रोथ पोटेंशियल जो स्विंग ट्रेड में है वो बहुत ही ज़्यादा है। बीइंग इट अ लार्ज कैप स्टॉक, इट स्टिल हैव मोर पोटेंशियल टू ग्रो। तो आज के लिए इतना ही। आई एम ऑलवेज अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। अगर आपको कुछ डाउट है कमेंट ज़रूर छोड़ देना। और जय हिंद, जय भारत।